हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग का स्टडी बिल्कुल ही सही चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और ये इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक, तो हागिया सोफिया संग्रहालय का विवाद से संबंधित ये टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसका हम विवाद समझेंगे और विवाद से संबंधित इसका क्या क्या पृष्ठभूमि था, इसका इतिहास, ये सारा चीज़ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं आपको एक फिगर के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से आपको समझा दूं कि इस्तांबुल वाला इलाका कौन सा है, रोमन वाला, कुस्तुनतुनिया वाला कौन सा इलाका है। इसके बाद से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रहा यूरोप का मैप, एक यूरोप का मैप रफली मैं बता दूं। तो उस समय फ्रेंड्स, तीसरी शताब्दी में क्या था, हम पहले इस इतिहास के माध्यम से आपको समझा देता हूं कि तीसरी शताब्दी में क्या था कि इस एरिया में यूरोप पर रोमन साम्राज्य के क्या था, रोमन साम्राज्य का कब्जा था फ्रेंड्स। और तीसरी शताब्दी आते आते ये रोमन साम्राज्य क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। ये भाग हुआ पश्चिम वाला इलाका और ये भाग हुआ पूर्वी रोमन साम्राज्य। इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ, तो कुस्तुनतुनिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के कुस्तुनतुनिया और पश्चिमी का रोम। और आज भी देखिएगा फ्रेंड्स, तो ये रोम क्या है, ईसाइयों का एक क्या है, एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र के रूप में। यहीं पर पोप क्या करते हैं, पोप अपने यहाँ पर वास करते हैं और फ्रेंड्स, और अपने दिशा निर्देशों के माध्यम से पूरे ईसाइयत को क्या करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये पश्चिम रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जर्मन का आक्रमण होता है। जर्मन आक्रमणकारियों के माध्यम से क्या होता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य, इसको क्या कर लिया जाता है, इस साम्राज्य का पतन कर दिया जाता है। मीन्स जर्मन आक्रांता क्या करते हैं, इस एरिया पर अपना कब्जा और अपना धावा बोलकर इसको अपने राज्य में हस्तगत कर लेते हैं। और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है फ्रेंड्स, ये 15वीं शताब्दी तक बना रहा। और 1453 में हम जब आप लोग देखेंगे बाद में, तो 1453 ईस्वी में क्या होता है कि ये तुर्की के आक्रमण के माध्यम से इस एरिया पर आक्रमण किया जाता है और ओटोमन साम्राज्य में इस एरिया को विलीन कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इसके माध्यम से देखिए फ्रेंड्स, जब ओटोमन साम्राज्य का यहाँ पर क्या होता है, ओटोमन साम्राज्य मीन्स तुर्की वाला एरिया। तो ओटोमन साम्राज्य का जब यहाँ पर आक्रमण होता है फ्रेंड्स, तो इस एरिया जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये किसके अंडर में आ जाता है, तो ओटोमन साम्राज्य के अंडर में आ जाता है। और यही कारण था फ्रेंड्स कि इस एरिया से व्यापारिक मार्ग यहाँ स्वेज नहर होते हुए यहाँ भारत के साथ यहाँ पर क्या होता था फ्रेंड्स, व्यापार होता था। तो जब ओटोमन साम्राज्य का इस पूरा एरिया पर क्या होता है, जब कब्जा हो जाता है, तो व्यापारिक मार्ग इस माध्यम से अवरुद्ध हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस एरिया पर किसका शासन हो जाता है फ्रेंड्स, तुर्कियों का। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोज देखने के लिए मिलता है, भौगोलिक खोज होता है और भारत की खोज होता है, अमेरिका की खोज होता है, केप ऑफ गुड होप्स की खोज होता है, फिर इंडोनेशिया की खोज होता है। तो इस प्रकार ये रहा पृष्ठभूमि। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज। ये सुर्खियों में क्यों है फ्रेंड्स, ये हागिया सोफिया संग्रहालय, तो सुर्खी में इसलिए है क्योंकि तुर्की का जो शीर्ष न्यायालय है फ्रेंड्स, शीर्ष न्यायालय ये कहाँ पर है, तुर्की की राजधानी तो इस्तांबुल। तो इस्तांबुल वाला इलाका में ये क्या किया है शीर्ष न्यायालय कि एक निर्णय दिया है फ्रेंड्स। और ये निर्णय क्या है कि प्रतिष्ठित हागिया सोफिया संग्रहालय है, तो इसको क्या बनाना है फ्रेंड्स, तो मस्जिद बनाना है। ये सुप्रीम कोर्ट के वहां से निर्णय मिल गया है फ्रेंड्स। तो अब इसके माध्यम से क्या हुआ कि ये जो पहले संग्रहालय था फ्रेंड्स, अब क्या किस रूप में, ये मस्जिद के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसकी प्रमुख बिंदु में देख ले फ्रेंड्स, तो ये ढांचा करीब 1500 वर्ष पुराना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो हम बताएंगे इससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या है, ये संग्रहालय कि यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हुआ है फ्रेंड्स। और यही कारण है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। ठीक, प्रारंभ में ये क्या था, गिरजाघर। और आगे अब देखेंगे फ्रेंड्स क्या इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जो इस मैप के माध्यम से मैं शुरू में आपको बताया था। तो 532 ईस्वी में क्या होता है फ्रेंड्स कि बेजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टियन ये क्या करते हैं कि इस वाले इलाका में अपना शासन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी राजधानी कहाँ होती है, कुस्तुनतुनिया। जो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, इस राज्य की, इस एरिया की जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसकी क्या थी, राजधानी थी। 537 ईस्वी में क्या होता है कि ये अपना निर्माण कार्य पूरा करते हैं और कुस्तुनतुनिया नामक शहर को पूर्णतः बसाते हैं फ्रेंड्स। और यह कुस्तुनतुनिया क्या होता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक राजनीतिक शक्ति या यूं का है तो राजनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आता है। फिर यही कारण है कि फ्रेंड्स, यही से क्या होता है कि
यहाँ पर एक गिरजाघर बनाया जाता है और ये गिरजाघर क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयतों का, ये मीन्स ईसाई समुदाय है, इस ईसाई समुदाय का क्या फ्रेंड्स, वो एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर आता है। लगभग 900 वर्षों तक, लगभग 900 वर्षों तक यह एरिया जो था पूर्वी रोमन साम्राज्य, वो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत के प्रमुख केंद्र के रूप में रहा। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन होता है और पूर्वी रोमन साम्राज्य विघटन होता है फ्रेंड्स, तो इस पर किसकी स्थापना होता है, किसका कब्जा होता है, तो यही ओटोमन साम्राज्य का, जो यहाँ पर मैं बताया था। अब क्या होता है, ये ओटोमन साम्राज्य सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने इस्तांबुल को अपना नया नाम रखा फ्रेंड्स उस एरिया का। ठीक, कौन वाला, तो ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, इसमें कुस्तुनतुनिया जो था, तो इस पर कब्जा करके इस सभी एरिया का क्या राजधानी बनाया, तो इस्तांबुल। और आज भी इस्तांबुल क्या है फ्रेंड्स, ये तुर्की का एक बहुत बड़ा शहर है। हागिया सोफिया फ्रेंड्स गिरजाघर तोड़वाया, चूंकि ये लोग मुस्लिम थे तो ये कभी नहीं चाहते थे कि ये ईसाइयों का धर्म प्रचार प्रसार हो। यही कारण है कि ये फ्रेंड्स धार्मिक असहिष्णुता का परिचय देते हैं और जो भी गिरजाघर है उस एरिया में उसको तोड़वा कर और नए संरचना का निर्माण करते हैं। और यही नया संरचना क्या था फ्रेंड्स, तो मस्जिद था। इस एरिया में क्या करते हैं कि बाहरी हिस्सों में मीनार का निर्माण करवाते हैं। और आज भी मस्जिद में देखिएगा तो चारों तरफ में जो चारों कोना होता है फ्रेंड्स, उस कोने में क्या होता है, मीनार। तो वो वाला संरचना वहां पर ये मुस्लिम शासक जो थे सुल्तान मोहम्मद द्वितीय, तो इन्होंने वैसा संरचना वहां पर निर्माण कराया। फिर ये चीज बरकरार रहा, उसी वो स्थिति 1930 के दशक तक बरकरार रहा फ्रेंड्स। और 1930 के दशक में जब क्या होता है कि तुर्की जो यूरोप का मरीज बन जाता है फ्रेंड्स, और उसी मरीज को ठीक करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्या किया जाता है, तुर्की का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया जाता है फ्रेंड्स। और यही कारण था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो होते हैं ये धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं और मस्जिद को एक संग्रहालय के रूप में तब्दील कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, तो गिरजाघर के बाद क्या हुआ, तो ये संग्रहालय के रूप में, और ये गिरजाघर के बाद मस्जिद के रूप में, और मस्जिद के बाद एक संग्रहालय के रूप में वो वाला संरचना आ गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है कि 1935 ईस्वी में आम जनता के लिए भी यहाँ पर विजिट के लिए पर्यटन के रूप में इसको खोल दिया जाता है फ्रेंड्स। वर्तमान विवाद क्या है, ये तो पूरा पृष्ठभूमि हुआ, लेकिन विवाद क्या है फ्रेंड्स वर्तमान इसका, तो वर्तमान विवाद में हम लोग देखेंगे कि तुर्की का वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, इंपॉर्टेंट है बहुत, जो राष्ट्र टॉपिक में आ जाता है, चर्चा में आ जाता है, सुर्खी में आ जाता है, इसके राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन बनने का ज्यादातर एक संभावना होता है फ्रेंड्स। तो इसमें जो तुर्की का वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है, तो रेसेप एर्दोगन ये राष्ट्रपति हैं फ्रेंड्स। ये क्या करते हैं कि जब इनकी राजनीतिक एजेंडा जब शुरू हुआ, तो ये जब राजनीति में आए थे, तो राजनीति में आते आते फ्रेंड्स ये वाला जो मुद्दा है हागिया सोफिया का, ये मुद्दा उस समय इनके मूल घोषणा पत्र में नहीं था। लेकिन जैसे ही ये फ्रेंड्स नगर पालिका का चुनाव हार जाते हैं, तो नगर पालिका के चुनाव हार जाने के बाद ये राजनीतिक शक्ति को मीन्स एकत्रीकरण करने के लिए, अपने पोलराइजेशन करने के लिए फ्रेंड्स ये क्या करते हैं कि अब चुनावी एजेंडा तैयार करते हैं और वो अपने घोषणा पत्र में इस हागिया सोफिया जो संग्रहालय है इसको अपने मेन घोषणा पत्र में रखते हैं। और ये बोलते हैं कि ये जो संग्रहालय है अब इसको मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो अब ये और उग्र कब हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो जब डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजराइल की राजधानी का मान्यता दे देते हैं, तो ये बोलते हैं कि क्यों न हम भी उस संग्रहालय को मस्जिद के रूप में तब्दील कर दें। तो ये फ्रेंड्स देखिए, एक प्रकार से ये जो तुर्की के राष्ट्रपति है अपने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से इस संग्रहालय को मस्जिद के रूप में तब्दील करना चाहते थे फ्रेंड्स। नया विवाद में क्या है, विवाद मीन्स शुरुआत कब से हुआ, तो मई महीना में फ्रेंड्स क्या होता है कि ग्रीक के आपत्ति के बावजूद भी जो संग्रहालय होता है उस संग्रहालय में क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तो कुरान के कुछ आयतें या यूं कहे तो कुरान के कुछ अंश पढ़े जाते हैं। तो इसका डायरेक्टली मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि वो अब संग्रहालय अब मस्जिद के रूप में तब्दील हो गया। यही कारण है कि कुरान पढ़ने का वहां पर एक स्थल के रूप में सामने आता है फ्रेंड्स। तो यही कारण है फ्रेंड्स कि ये ग्रीक मीन्स कौन, ये रोमन साम्राज्य, ये यूनान, आज के स्थिति में देखें तो फ्रेंड्स ये यूनान, तो यूनान के मतलब कि वहाँ पर रिटेलिएट किया गया फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे कि ये जो
वहाँ पर एक वर्षगांठ मनाया गया था, 564वीं वर्षगांठ, 67वीं वर्षगांठ। तो ये वर्षगांठ क्या था फ्रेंड्स, तो यही था कि उस एरिया में जो बना था फ्रेंड्स ये संग्रहालय, तो इसका वर्षगांठ मनाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ कि उस एरिया को मस्जिद के रूप में तब्दील करने का बात आया फ्रेंड्स। ग्रीक विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनेस्को के विश्व संस्कृति और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि यह यूनेस्को का फ्रेंड्स क्या है, एक विश्व विरासत स्थल के रूप में है। तो इस प्रकार देखिए, तो ये जो स्टेप हुआ ये यूनेस्को का भी उल्लंघन हुआ फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये लाखों ईसाइयों के आस्था के जस्ट विरुद्ध, या यूँ कहें तो इनकी आस्था का उल्लंघन हुआ है फ्रेंड्स। तो ये रहा पूरा हागिया सोफिया संग्रहालय, ठीक, और इसका इतिहास, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इससे संबंधित विवाद। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि तुर्की का राष्ट्रपति भी पूछ सकता है और हागिया सोफिया विवाद क्या है ये भी पूछ सकता है। तो ये रहा वीडियो का अंत फ्रेंड्स, धन्यवाद।